अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। गुड मॉर्निंग। और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। आज जब मैं सुबह सुबह आई और अभी भी मैंने देखा तो हसनैन आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं। हाँ, मुझे थोड़ा सा सर में दर्द है। एक अच्छा। पोस्ट पढ़ी मैंने आते हुए और उसके बाद मुझे सर में दर्द हो गया। क्या पोस्ट थी वो? वैसे ये सारी आवाम को पता है, सब लोगों को पता है, लेकिन आज जब मैंने पढ़ा तो उसमें आर्ट प्रिसाइसली ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो आम आवाम के लिए महंगी हैं और वही अशराफिया के लिए, हुक्मरानों के लिए सस्ती हैं। कौन सी आर्ट चीजें? उसमें सबसे पहले आपकी बिजली आती है, अच्छा। जो आवाम के लिए महंगी है और अशराफिया के लिए सस्ती है। फिर आपकी गैस आती है जो आवाम के लिए महंगी है, अशराफिया के लिए अनफॉर्चुनेटली सस्ती है। फिर पेट्रोल आता है, आवाम उसको बहुत महंगे दामों में लेती है, अशराफिया और हुक्मरान उसको मुफ्त डलवाते हैं। फिर उसके बाद घर आता है। घर लेने अच्छा। के लिए आज आपको पाकिस्तान में करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपका ताल्लुक अशराफिया से है, हुक्मरान तबके से है, तो आपको फ्री में घर मिल जाता है, वो भी पोस्ट सेक्टर में। फिर उसके अच्छा। बाद आती है गाड़ी। अच्छा, अब गाड़ियों पे भी ऐसे ही हाँ, है। देखिए ना, गाड़ी में भी आपको या मुझे गाड़ी लेनी है, 40-50 लाख रुपया कम से कम आपको एक अच्छी गाड़ी के लिए चाहिए होता है। Exactly. लेकिन जो ही आप हुक्मरान बनते हैं, अशराफिया बनते हैं, पावरफुल सेक्टर में आते हैं, तो आपके लिए गाड़ियों की लाइन रेल लग पेल जाती होती है। है। फिर उसके बाद तालीम अच्छा। बहुत महंगी है। इतनी ज्यादा महंगी है कि आजकल मोहल्ले के स्कूल्स में भी आपको 3-4-5 हज़ार रुपया ऐसे पर ही मंथ है। देना पड़ता है। लेकिन हुक्मरान के बच्चे या अशराफिया के बच्चे, उनके लिए तालीम फ्री है। फिर आता है इलाज इलाज में हमारे भी लिए यही बहुत सूरत हाल महंगा, है। आम आवाम के लिए बहुत महंगा, हुक्मरानों के लिए, अशराफिया के लिए बहुत ही सस्ता है। और आखिर में आता है सफर। लेकिन ट्रैवलिंग अगर आपने यहाँ से करनी है जहाज में, अगर आप कराची भी जाना चाहती हैं तो उसके लिए बहुत एक्सपेंस है आपके। Exactly. फिर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। लेकिन यही जब हुक्मरान करते हैं, अशराफिया करती है, तो उसके लिए मतलब अब तो सब आपने जो आसान। 8 चीजें बताई हैं, ऐसे तो आपने मुझे भी परेशान कर दिया है। लेकिन जाहिर है अगर हम परेशान हो गए तो हमारे देखने वाले मजीद Exactly. परेशान हो हाँ, जाएंगे। नहीं, मैंने लाइटर मोड में बताई है। हाँ, लेकिन आपको हम मजीद परेशान नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं और आप सुनकर आज एंजॉय भी होंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि फहद मुस्तफ़ा, जिनको हम सब जानते हैं, एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हमारे एक्टर हैं, उनको आलमी सतह पर पजीराई मिली है। बरतानवी पार्लियामेंट से उनको 2 अवार्ड्स मिले हैं। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर फहद मुस्तफ़ा को बरतानवी पार्लियामेंट ने उनकी शोबस खदमात पर उनको डाइवर्सिटी एंड कल्चरल एस्पेक्ट और ग्लोबल कल्चरल यूनिटी के अवार्ड से नवाजा है। वेरी गुड जी। एक तो उनका पहला अवार्ड था जो कि इम्पैक्ट अवार्ड था, और उसके बाद फहद ने अपनी खुशी का इजहार भी किया और इसे पाकिस्तानी फनकार बरादरी के लिए एक एजाज करा दिया। तकरीब में पाकिस्तानी नजजात पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी ने जो मल्टी कल्चरल यूके का कल्चर है उसके इश्तराक से इस मौके को मजीद अहम बनाया। और फहद के मशहूर ड्रामे, अगर उसकी बात की जाए, कभी मैं कभी तुम की, उसकी बेमिसाल कामयाबी रही और जिसने यूट्यूब पे 1.6 अरब मरतबा उसको देखा गया है। और पाकिस्तानी मवाद की आलमी सतह पर मकबूलियत का ये वाज़े सबूत है। और ये सिर्फ क्योंकि 1.6 टाइम्स 1.6 अरब लोगों ने देखा, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं हो सकते, पूरी दुनिया के लोग। एग्जैक्टली। कांग्रेचुलेशंस टू फहद मुस्तफ़ा। और इसके साथ साथ हर अदाकार की ख्वाहिश होती है कि उसको अवार्ड मिले, और जब ऐसी कारकर्दगी के बाद उनको अवार्ड मिलता है तो ज़ाहिर है फिर उनका एक जो स्टैमिना है, उनका जो मॉरल है, वो अप हो जाता है और वो फिर मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है देखने वालों के लिए भी, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा को आप ड्रामों में भी देखते हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिफरेंट वो प्रोग्राम्स भी करते हैं, उनमें भी देखा जाता है। बिल्कुल ऐसी है। फहद को हमारी तरफ से मुबारक हो, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से मुबारक हो। यकीनी तौर पर जब कोई बाहर जाके अवार्ड्स मिलते हैं तो उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। जब ये गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी, 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जब गवर्नमेंट के ओहदेदारान में अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करूं या फिर सीएम पंजाब की बात करूं, मरियम नवाज की, तो उन्होंने कहा था कि हम इस मुल्क में आईटी इंडस्ट्री बनाएंगे, आईटी सिटी बनाएंगे, और उस आईटी सिटी में हम इंडिया को कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, पूरी दुनिया को कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को लाहक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दरपेश हैं, और वीपीएन्स को जब से ब्लॉक किया गया है उससे उनके चैलेंजेस में इजाफा हुआ, और इसी वजह से वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन पाशा की, जो कि वीपीएन्स की बंदिश के फैसले पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार उन्होंने किया है। अच्छा। पाशा के मुताबिक गजल इंटरनेट और आईटी की जो इंडस्ट्री है उसके लिए इंटरनेट शरत की हैसियत रखता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी बंदिश से न सिर्फ सनत को शदीद नुकसान पहुंचता है, बल्कि कंपनियां बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगर 1 घंटा आपका इंटरनेट बंद रहे तो आईटी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में प्रिवेल करना शुरू हुई थी उसको 9 लाख
$10,000 का नुकसान होता है। मतलब ये सिर्फ आपने अभी 1 घंटा बताया है, तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारा तो दिनों पर मुश्तमिल काम है। बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे जब बंद होता है तो उसके बाद खुलता ही नहीं। और पाशा ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि वीपीएन्स को मुकामी सतह पर रजिस्टर किया जाए और डाटा सिक्योरिटी के खदशात के लिए इक़दाम किए जाएं। अगर आपने अपनी आईटी इंडस्ट्री को बचाना है, आपने अपने आईटी सेक्टर को बचाना है, क्योंकि अब अगली जो दुनिया है वो आईटी की दुनिया है। आप इवन यहाँ पे देख लीजिए, आपने अगर घर जाना है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आपने मोबाइल से कोई करीम मंगवानी है, यांगो मंगवानी है, इनड्राइव मंगवानी है। उसके बाद आपने अगर खाना मंगवाना है तो आपने फूड पांडा पे खाना ऑर्डर करना है, या फिर किसी और ब्रांड पे आप जाके, तो वो सारी चीज़ें आईटी से रिलेटेड होती हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए, ये सिर्फ पाशा की नहीं, हम सब लोग इससे मुतासिर होते हैं। और इस हवाले से अगर आपने बर वक्त इक़दाम ना किए तो हम पस्तियों की तरफ जाएंगे आईटी इंडस्ट्री को लेकर। जैसे कि अभी आप हसनैन बता रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के बजाय हम मजीद पीछे जाएंगे, हमें प्रोग्रेस करना है। और जब इससे सिर्फ आपने जैसे बताया कि येंगो की मिसाल दी और बहुत सी ऐसी चीज़ों की, सिर्फ ये नहीं, इससे छोटे कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो रही थी, लोग आगे आ रहे थे, नौजवान नस्ल जो कि हमें नज़र आ रही है कि अब जो है वो आईटी की तरफ बढ़ रही है। आप देखें कि जिस तरह आपने 1 घंटे के हवाले से बताया, तो दिनों पर जब मुश्तमिल काम होता है तो फिर कितने आप आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों जब ये धरना हुआ, 4 से 5 दिन तक इंटरनेट बंद था, तो उसमें आपका इजी पैसा हो गया, मोबाइल ऐप्स जो बैंक्स ऐप्स हैं वो नहीं चलती थी, और हमारे घर में हमारी मफलूज थी, बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी जा रही होती है। मेरे अब्बू का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, वो मजदूर को जा रही होती है, वो हम नहीं बेच सकते थे क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम उनको इजी पैसा करवाते थे, नहीं बेच सकते थे, सारी चीजें बंद थी। सही। और ये जिस तरह से अब हुकूमत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इक़दाम करने होंगे, वरना पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली जो है वो गिर चुका है, तो मजीद गिर जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी खबर आपको देते हैं। हसन, आपको याद होगा कल हमने एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें हमने बताया था एक बहुत ही खूबसूरत सा बीटल था, इंसेक्ट जो हमने शेयर की थी। अब ऐसी खबरें बहुत लाती हैं, नायाब चीज़ों, नायाब चीज़ें हैं जी, बहुत ही नायाब सा था, यूनिक था वो, और उसको देखकर ऐसे लगता था कि हमने तो वैसे कभी नहीं देखा पाकिस्तान में, और वो यहाँ पाया भी नहीं जाता। इसी तरह की आज एक अच्छी न्यूज़ और है स्वीडन से, जहाँ पर नायाब सफ़ेद हिरन की एक झलक देखी गई है। और स्वीडन में हाल ही में एक नायाब सफ़ेद हिरन देखने को मिला जिसने मकामी लोगों और जंगली हयात के शौकीन अफराद की तवज्जो हासिल कर ली है। और ये गैर मामूली हिरन ना सिर्फ देखने में दिलकश है बल्कि जन्याती इनफरादियत की भी इलामत है, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ एक है। और देखा जाए उमूमन यूजुअली अगर हम देखें तो सफ़ेद हिरन जो है वो हमें कम ही नज़र आते हैं और कम ही पाए जाते हैं, और उनका नज़र आना फितरत की हैरत अंगेज़ खुसूसियात का मज़र है, अल्लाह ताला की कुदरत है जी ये। और जैसे कि कल हमने एक बीटल के हवाले से डिस्कशन की थी, इतनी फ्लॉलेस उसकी लुक्स थी, बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मिरर है। और आज आप स्क्रीन पर देखें कि एक सफ़ेद कलर का हिरन है, कितना ही खूबसूरत हिरन है, क्योंकि उमूमन हमने जो हिरन देखे हैं वो भूरे से कलर के होते हैं, डार्क कलर्स के होते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये नायाब चीज़ गसल ने आपको दिखा दी है, इसका ताल्लुक अभी स्वीडन से है। हाँ। पाकिस्तान में इस तरह का हिरन अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन हमें यकीनी तौर पर इस तरह की चीज़ें देखने से कुदरत के नज़ारे बड़े करीब से देखने को मिलते हैं, और अल्लाह ताला को पहचानने की भी हमें मेरा ख्याल है कि आसानी होती है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले उसके बनाने वाले का जिक्र होता है कि बनाना ये किसने बनाया, तो एकदम हमारा ज़हन रब ताला की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं। मैंने आज से 6 महीने पहले इस तरह की खबर एक शेयर भी की थी, स्टोरी शेयर की थी, जहाँ पे रिपोर्ट से चाइना में जो है वो क्योर किया गया था। एक जगह पे डॉक्टर्स मौजूद थे, दूसरी जगह पे उन्होंने इलाज किया था। लेकिन अब मेरे पास खबर ये है जो कि मराकश से है, मराकशी डॉक्टर्स का इनकलाबी कारनामा, जो कि दुनिया की पहली बैनुल बरे आज़मी, एक बरे आज़म में रह के दूसरे बरे आज़म में उन्होंने रोबोटिक सर्जरी की है। मराकश के डॉक्टर हैं यूनुस अहलाल, जिन्होंने दुनिया की पहली बैनुल बरे आज़मी रोबोटिक सर्जरी की, और डॉक्टर अहलाल शंघाई में मौजूद थे, जबकि मराकश के शहर वहाँ पे जाके उन्होंने, मतलब शंघाई से मराकश के शहर में उन्होंने इलाज किया, और एक माहिरीन की टीम वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने वहाँ से बैठ के उनकी मावनत की, और ये जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हुआ जो मेडिकल मैदान में नई इनकलाबी तब्दीलियां ला सकती है। और ये कारनामा सिर्फ मरीजों के लिए नहीं बल्कि जदीद मेडिकल साइंस के लिए भी एक अहम संग मील साबित एग्जैक्टली एक माइलस्टोन है। और दूसरी बात यह है कि इससे बहुत से मौके भी आपको सामने देखने को मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि आईटी का दौर तो है, हम बहुत से एआई टीचर्स देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब आप ये भी देखें कि अब रोबोटिक जो है वो सर्जरीज भी की जा रही हैं और कामयाब सर्जरियाँ की जा रही हैं, जिससे ये एक अच्छा कारनामा तो है ही, लेकिन इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होंगे कि इतना ज़्यादा ग्रो कर जाना, इससे आपकी नौकरियाँ बढ़ेंगी, ज़ाहिर है उसके बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो एक अच्छी खबर है अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से आपको लिए चलते हैं जी इटली, क्योंकि इटली के पहाड़ों में इंसानी शक्ल का छुपा हुआ गांव है। कभी आपने ऐसा देखा है? Another interesting story from your side. Exactly. इटली के
इलाके सिसली के पहाड़ों में एक ऐसा छोटा सा गांव मौजूद है जो फजा से देखें तो बिल्कुल इंसानी शक्ल की तरह लगता है, उससे मुशाबत रखता है। और गांव की मूर्ति तंग गलियां, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में छोटी छोटी गलियां होती हैं और तंग तंग से होते हैं, लेकिन खूबसूरत सा मंजर तो जरूर होता है। लेकिन इमारतें मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करती हैं जो किसी इंसानी चेहरे की तरह दिखाई देता है। आपको मेरे पढ़ने से उस तरह से समझ नहीं आ रही होगी जितना आपको देखकर समझ आएगी, क्योंकि स्क्रीन पर इस वक्त पिक्चर्स जो है वो बाकायदा तौर पर चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई इंसान है, हालांकि वो असल में हकीकत में गांव है। और ये फितरत और इंसानी तामीरात के गैर मुतवक्के इम्तिजाज की शानदार मिसाल है। ये गांव ना सिर्फ जमालियाती दिलकशी रखता है बल्कि अपनी गैर मामूली साख्त के बाइस मकामी तारीख और सकाफत का भी आयनादार है। बिल्कुल ऐसी है, और इसने मुकामी जो सयाह हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और मेरा ख्याल है जिस तरह की सोशल मीडिया पे इसकी पिक्चर्स वायरल हैं, तो बहुत जल्द इंटरनेशनल लोग भी जाके फिजाई दौरे में इस गांव को देखना चाहेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने खबर शेयर की थी रोबोटिक्स की, तो मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि आज आपने बहुत ज्यादा स्टडी किया रोबोटिक्स के बारे में। सो रोबोटिक्स में एक कारनामा डॉक्टर यूनुस ने इंजाम दिया था, लेकिन रोबोटिक्स के बानी की अगर बात की जाए तो वो भी मुसलमान आलिम इस्माइल अल-जुज़री थे। अच्छा। इस्माइल अल-जुज़री 1136 में पैदा हुए और 1206 तक इनका दौर रहा। एक मुमताज डिस्कवरर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे और आलिम थे। उस जमाने में इंजीनियर हो गए, साइंसदान हो गए, उनको आलिम कहा जाता था। और जिन्होंने 12वीं सदी में किताबुल हिल तसनीफ की है। इस किताब में 50 से ज्यादा मैकेनिकल आलात और खुदकार मशीनों की तफसील दी गई। मतलब आप देखिए कितने टैलेंटेड लोग थे। एग्जैक्टली। और उनमें क्या क्या तफसील दी गई, जिसमें घड़ियां कैसे बनती हैं, घड़ियों का तस्वुर पेश किया गया, पानी निकालने वाली मशीनों का तस्वुर पेश किया गया और इंसान नुमा रोबोट का तस्वुर पेश किया अगर वो शामिल थे। अल-जुज़री की इजादात ने यूरोप में घड़ी साजी और खुदकार मशीनों की तरक्की पर गहरा असर डाला और इनका काम जदीद रोबोटिक्स की बुनियादी उसूलों की बुनियाद फराम करता है और इस्लामी दुनिया की साइंसी कामयाबी की एक रोशन मिसाल है। नो डाउट एक रोशन मिसाल है और बहुत ज़बरदस्त कारनामा है जिसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई गई मैकेनिकल तौर पर। और आज के दौर में अगर वो किताब मिल जाती है किसी को, अगर लोग पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर हमारी शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट खत्म हुआ। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब थोड़ा सा रुक करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जहां पे जुमरात को आज के दिन 5 दिसंबर को मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी हड़ताल के बायस तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कमेटी ने हड़ताल का ऐलान एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया है, जिसकी हिमायत आल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और आल आज़ाद कश्मीर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने की। इस हड़ताल के दौरान तमाम निजी कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहेंगे और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आज़ाद कश्मीर की वजारत तालीम ने तमाम सरकारी तालीमी इदारों को खुला रखने की हिदायत भी जारी की हैं। और ये हड़ताल उस वक्त की जा रही है जब आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज मुजाहरों का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत की जानिब से इन मुतालबात मंजूर होने तक अपना एहतजाज को ना ख़त्म करने का ऐलान किया है। लेकिन हालिया दिनों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में तशवीशनाक सूरत हाल रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो कई अफराद हलाक और जख्मी भी हुए हैं। और सिर्फ अगर हम बात करें गुज़श्ता पीर की, तो मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में एक शख्स की हलाकत और कई अफराद जो है वो जख्मी भी हुए हैं। इसी मुताल्लिक बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमजा काटिल हमारे साथ मौजूद है। हमजा, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि ओवरऑल अभी सिचुएशन क्या है और ये हड़ताल क्यों की जा रही है, क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल जी हमजा, आप हमें सुन पा रहे हैं? पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ जो है ये एहतजाज किया जा रहा है। एक्शन कमेटी की कॉल पर रियासत भर में इस वक्त जो है शटर डाउन और पहिया जाम की सूरत हाल देखने को मिल रही है और इसी में जो है तमाम स्कूल्स कॉलेजेस भी जो है बंद नजर आ रहे हैं, जबकि जो शहरी हैं उन्हें कराना तौर पर एक्शन कमेटी की कॉल पर जो है यहाँ पर शटर डाउन और पहिया जाम किया हुआ है। इस हवाले से जो है जो एक्शन कमेटी थी वो सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये एहतजाज करती, जिसमें सदारती ऑर्डिनेंस में जो कोई एहतजाज था उसके अंदर जो इजाजतनामा था और जो गैर जो यहाँ पर पार्टीज थी, गैर रजिस्टर्ड जो पार्टीज थी, उनको एहतजाज से जो है रोका जा रहा था। उस हवाले से ये एहतजाज था
जो ये ऑर्डिनेंस है ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो मुअत्तल हो चुका है, लेकिन एक्शन कमेटी इस ऑर्डिनेंस में हमजा था क्या जिसकी वजह से इतनी ज्यादा महाजराई हो रही है? बेसिकली जो ये ऑर्डिनेंस था, ये ऑर्डिनेंस पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 था। इसके अंदर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे या किसी भी किस्म का जो एहतजाजी मुजाहिरा था उसको जो है रोकने के लिए, उसको जो है एक प्रॉपर ज़ाब्ता अखलाक में डालने के लिए हुकूमत ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई थी कि उस एहतजाज को करने से पहले 7 दिन कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना मकसूद थी। उसके अलावा जो ये एहतजाज था ये खास मुकाम पर होना था और इसके अंदर कोई भी रोड शोड उस तरह से बंद नहीं हो सकती थी। उसके अलावा भी इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो मुजाहिरीन थे वो गैर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से एहतजाज भी नहीं कर सकते थे, जिसको लेकर अच्छा हमजा ये भी बताएं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो इस हड़ताल के दौरान तो तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, लेकिन वजारत तालीम ने कहा है कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे, तो कोई मुज़ाकरात किए गए हैं या फिर तालीमी इदारे अब बंद ही हैं? बेसिकली जो ये हड़ताल है ये एक्शन कमेटी की कॉल पे की गई है। तो हुकूमत की जानिब से लोगों को ये कहा गया था कि अगर कोई पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो उसको जमहूरी हक है। तो हुकूमत उसकी जो है जमहूरी हक की जमहूरी हक को तस्लीम करती है अगर कोई इसको जो है करना चाहती है। अगर कोई जो है अपना अदारा, अपना स्कूल, अपनी गाड़ी और अपनी दुकान अगर वो कोई खोलना चाहता है, रोड पे लाना चाहता है, तो हुकूमत उसके हक भी तस्लीम करती है और जोर जबरदस्ती नहीं करने दे सकती। इसी हवाले से जो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो स्कूल मालकान थे और जो स्कूल एसोसिएशन थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है बंद करने का कहा गया और मुख्तलिफ इलाकों में जो है खुला रखने का भी कहा गया। तो अभी जो है मुजफ्फराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल ही खुले दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का जो है स्कूल अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन जो ज्यादातर मेजॉरिटी है स्कूल, मतलब आपका कहने का मकसद ये हमजा कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में जिंदगी मफलूज है और जो हड़ताल है वो कामयाब जा रही है? जी अभी तक तो जो हड़ताल है वो पुरअमन और मुकम्मल कामयाब दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है दुकानें मुकम्मल तौर पर जो है बंद दिखाई दे रही हैं। इनका जो ट्रैफिक है वो भी गैर मामूली तौर पर जो है यहाँ पर महदूद दिखाई दे रही है। ये भी बता दें आखिर में कि अब ये मुजाहिरीन क्या बता रहे हैं, कब तक ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी? ये हड़ताल गैर महीना मुद्दत के लिए जो है की गई है। एक्शन कमेटी की जाने से मुमकिन तौर पर आज है कि लाएमल दिया जाएगा और उसके अंदर ये बताया जाएगा कि ये हड़ताल आया ज्यादा दिनों के लिए चलेगी या अलामती तौर पे ही इसको खत्म कर दिया जाएगा या फिर जो मौके की सूरत हाल है। शॉर्टली ये भी बताइएगा कि जो बैनुल सूबाई राब्ते होते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट होती है वो मुजफ्फराबाद से ही स्टार्ट होती है और पूरे मुल्क में जाती है, ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है? ट्रांसपोर्ट भी जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पे उस तरह से बंद दिखाई दे रही है। सिर्फ किसी हद तक जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो शहरी हैं जिन्होंने सरकारी, क्योंकि ये महकमे हैं जो अदारे हैं वो आज खुले हुए, सरकारी स्कूल भी खुले हुए, उन्होंने अपनी जो मुकर्रर जगह है, अपने दफातर हैं, वहाँ पे पहुँचने तो बस वो ही दिखाई दे रही है। आज कोई लायबल तय किया जाएगा और हिकमत अमली बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच। हमजा काटिल हमारे साथ मौजूद थे और मुजफ्फराबाद सिचुएशन है इस वक्त, तालीमी इदारे बंद हैं, उस मुतालिक आगाह कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की और IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त की, जो मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। हालिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत की बात की जाए और IMF के पहले जायजे में कई अहम अहदाफ हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है, जिसमें नेट टैक्स रेवेन्यू, सेहत और तालीम के शोबे के अखराजात शामिल हैं। इसके साथ ही वजारत खजाना ने इस बात पर जोर दिया है कि IMF प्रोग्राम पर रवानी से अमल दरामद जारी है और तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरअज़म है। और इस मौजू पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि नेट टैक्स रेवेन्यू, तालीम और सेहत के अखराजात के लिए तयशुदा हदफ भी पूरे नहीं हुए और इसके साथ साथ हुकूमत IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में 3 बड़े जो अहदाफ थे वो हासिल करने में नाकाम रही है। मुकामी करेंसी डेबिट सिक्योरिटीज़ की मेच्योरिटी भी ना की जा सकी, ज़राए वज़ारत खजाना। और इसके साथ साथ 2652 अरब का टैक्स रेवेन्यू भी हासिल नहीं हुआ, 85 अरब का शॉर्ट वॉल भी है, ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पर जुलाई 2025 तक अमल दरामद करना है। और इसके साथ साथ IMF ने पाकिस्तान के प्रोग्राम के 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क भी हासिल करने का
हदफ दिया था। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद अजमल। शाहिद, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो 3 अहदाफ थे जिसमें तालीम है, रेवेन्यू है, और ये हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है, तो क्या वजूहत हैं? देखिए, असल में तो ये जो आईएमएफ का पूरा प्रोग्राम है, उसके 22 बेंचमार्क्स जो आईएमएफ की तरफ से हुकूमत को दिए गए थे, जो हमने 2025 तक जो है जुलाई 2025 तक जिनको कंप्लीट करना है, उनमें से 3 मेन अहदाफ जो हैं, जो पहले रिव्यू के हैं, जो पहला रिव्यू अभी मार्च में होने जा रहा है, वो जो अहदाफ थे वो हुकूमत उनमें नाकामी हुकूमत को हुई है। और आईएमएफ का ये जो पूरा प्रोग्राम है और ये 22 जो बेंचमार्क्स हैं, ये तमाम के तमाम जो है रेवेन्यू के इर्द गिर्द घूमते हैं। असल जो टारगेट है वो रेवेन्यू को ही बढ़ाना है। सही। और उसके लिए जिस तरह हमने देखा कि रेवेन्यू के हवाले से हुकूमत ने टैक्सेशन की कोशिश की है, नए टैक्स लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है अभी ये जो नवंबर के अंदर जो 1003 अरब रुपए का जो टारगेट था, इसका रेवेन्यू का हदफ था, उसमें भी 300 कुछ अरब रुपए, 358 अरब रुपए का खसारा हुआ है। और दिसंबर में अगर हम जाते हैं, देखते हैं इसको, तो ये मज़ीद जो है ये 400 अरब तक पहुंचता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो जुलाई तक जो है, अगली शिशमाही को भी अगर हम देखें, अगले 6 माह को माली साल के, तो ये तकरीबन 700 अरब रुपए का खसारा होगा, जो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा करेगा। और उससे निकलने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शन पर इस वक्त गौर कर रही है, और वो ऑप्शन जो हैं वो नए टैक्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद हैं इससे निकलने के लिए और इन अहदाफ को हासिल करने के लिए। रेवेन्यू का जो ख़ास तौर पर है उसमें नए टैक्स लग सकते हैं। दूसरा ये है कि हुकूमत दोबारा आईएमएफ के पास जा सकती है कि आप जो आपने हमें हदफ दिया है उसके ऊपर उसको रिव्यू कर लें। और तीसरा जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है तीसरा ये हो सकता है कि हुकूमत जो है जो तरक्याती बजट है उसमें कटौती कर ले। लेकिन शायद साहब, कल हमारे पास शायद गोपलानी साहब भी मौजूद थे, शर्जील गोपलानी, बैक यू पार्डन। वो कह रहे थे कि हम टैक्स तो देते हैं, लेकिन मसला ये है कि इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। ना हमारे पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, इंडस्ट्री के लिए कोई गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट नहीं है। जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट हमें दे नहीं रही, उसके बावजूद भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन मजीद टैक्स किस तरह दें? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, हुकूमत ने ये जो नए टैक्सेस अभी लगाए थे वो कलेक्ट ना होने की बड़ी वजह यही है कि आप ताजरों पे टैक्स लगाते हैं, आप आवाम पे टैक्स लगाते हैं, टैक्सेशन हो जाती है, लेकिन उसका आवाम ये कहती है कि वो उस टैक्स का हमें क्या मिलता है। टैक्स लगाने का मकसद तो यही होता है कि आपने गवर्नमेंट के जो सिस्टम को रन करना है और उसके साथ साथ आवाम की फलाह पर उसको खर्च करना है। अगर आपने इकट्ठा कर लिया और आवाम की जो फलाह है उस पर आपने अखराजात ना किए, तो फिर अवाम टैक्स देना हिस्सा हिस्सा ख़त्म कर देती है, और वो जो अवाम के अंदर जो एक मायूसी की जो फलाह होती है वो फैल जाती है। और इस वक्त यही सूरत हाल है। अब देखें, अगर हुकूमत दोबारा से नए टैक्स लगाती है तो अवामी रद्द-ए-अमल ज़रूर लाजमी तौर पर आएगा। और टैक्स लगेंगे किस चीज़ पर? 2-3 शोबे बचे हैं जिन पर टैक्स लग सकते हैं। या तो पेट्रोलियम के ऊपर हुकूमत जो है वो GST लगाएगी, या उसके बाद जो है इम्पोर्ट्स पर टैक्स लगेगा, या उसके बाद जो है हमारी सप्लाईज पर टैक्स लगेगा। तो सबका इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली जो है अवाम पर आना है। जब अवाम पर वो इम्पैक्ट आएगा तो उसका रद्द-ए-अमल होगा। अगर हुकूमत दोबारा आईएमएफ के पास जाती है और उनसे ये कहती है कि आप इसके ऊपर रिव्यू कर लें जो आपने हमें टारगेट्स दिए हैं, तो इस वक्त ये पाकिस्तान का मुश्किल तरीन आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसको अवाम को सबसे ज़्यादा रगड़ा इस प्रोग्राम के अंदर लग रहा है इस वक्त। अब कल वज़ीर ख़जाना ने कल भी कहा एक स्पीच के अंदर, और परसों भी वज़ारत ख़जाना की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि हम ये कर रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। देखें, हुकूमत महंगाई का मोमिन होने का दावा करती है कि जी ये सिंगल डिजिट में आ गई है और 34% से जो है वो 11% पे आ गई है। ये दावा तो है और एदाद शुमार में भी तो हमें नजर आता है, लेकिन अगर जब 34% पर जहां खड़ी थी महंगाई, उस वक्त की अशिया की अगर हम निर्ख देखें और चीज़ों के जो लोग खरीदते थे उसकी जो कीमत थी, और आज की अगर हम देखें जबकि हुकूमत दावा कर रही है कि नीचे आ गई है कीमत, तो उसमें तो बहुत गैप आ रहा है। वो उस वक्त सस्ती चीज़ें थी, अब महंगी हो गई हैं। तो फिर महंगाई जो अगर कम हो रही है तो वो कहाँ कम हो रही है? अवाम ये समझना चाहती है यही पॉइंट है शायद, अपने दावे जो है वो किस कहाँ साबित करें। आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि जो है जिस तरह हुकूमत ये कहती है कि अच्छे इंडिकेशंस आए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है जिस तरह आपने कहा कि नए टैक्स भी लग सकते हैं, अवाम तो पिसती चली जाएगी। तो इस हवाले से जो हम पहले बातें सुन रहे थे मिनी बजट के हवाले से, क्या वो भी आ सकता है?
जी बिल्कुल, हुकूमत के पास जब अगर कोई ऑप्शन ना रहा तो ये मिनी बजट ही होगा। अगर नए टैक्सेशन हुकूमत लगाएगी तो इसको जारी बात है, इसके लिए हुकूमत को दोबारा पार्लियामेंट से रुजू करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से हुकूमत को इसकी मंजूरी लेना पड़ेगी। तो ये मिनी बजट की शक्ल में ही आएगा, एक नया मिनी बिल आएगा, बजट बिल जिसको हम कह सकते हैं, उसमें टैक्सेशन लगाई जाएगी की जाएगी। लेकिन इसमें जो IMF का 3 साल प्रोग्राम था वो कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर हम अपने अहदाफ को कंप्लीट नहीं कर पाते तो? देखें, फिर तो अभी पहला रिव्यू हमारा मार्च में होना है। इस प्रोग्राम का पहला रिव्यू जो है मार्च में होना है, और अगर मार्च के रिव्यू में हम कामयाब नहीं हो पाते तो फिर हो सकता है ये प्रोग्राम मुकम्मल ना हो सके। लेकिन गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम को जो है गवर्नमेंट मुकम्मल करे, और उसके लिए हुकूमत को कुछ भी करना पड़ा तो हुकूमत करेगी। और बाकी हुकूमत आपके सामने आप देख रहे हैं कि हुकूमत निकलती जा रही है, जो गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस में हुकूमत जहाँ इन्वॉल्व थी उससे अपने आप को अलग कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को कह रही है कि वो डीरेगुलाइज कर रही है तमाम चीज़ों को। आपने देखा है कि ख़ास तौर पर गंदम की हवाले से जो सूरत हाल हुई है वो यही थी कि हुकूमत उसकी ख़रीदारी से निकल गई, अब कपास की ख़रीदारी से निकल रही है। तो हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता गन्ने की कीमत के हवाले से हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया, जो हमारी मेन एग्रीकल्चर बेस क्योंकि हमारी इकानमी है तो उससे भी हुकूमत पीछे हट गई, और गन्ने के हवाले से मिलों ने जो रेट तय किया है उसी के ऊपर बेस करेगी। यानी हुकूमत अलग हो रही है इससे कि जहाँ कीमतों को रेगुलाइज हुकूमत करती थी और अपने कंट्रोल में रखती थी, मार्केट पर छोड़ रही है। ये एक हवाले से तो बेहतर है, लेकिन उस वक्त बेहतर होता है कि अगर जिस जगह से आप हुकूमत निकल रही है वहाँ कार्टेलाइजेशन ना हो जाए, अपनी मुनाफली ना कायम कर लें तमाम वो इंडस्ट्री या वो तमाम जो उससे मुतलका जो भी प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो अपनी मुनाफली कायम कर लेगा तो भी उसका जो है अवाम पर फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हीं की जेबें भरेंगी जो जहाँ से हुकूमत निकली है और उनको हुकूमत ने इख्तियार दे दिया। तो ये तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त जा उसी तरफ रही है कि हुकूमत जो है अपने आप को इससे अलग कर लेगी, लेकिन हुकूमत को इसके साथ साथ रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, मजबूत कवानीन ऐसे होने चाहिए जो जिसका अगर हुकूमत अपने आप को उस सिस्टम से निकाले तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। इससे पहले हमने डीरेगुलाइज करके देखा है बहुत से शोबों को। आप देखें ये जो मोबाइल है जो गाड़ियों के इंजन में डलता, इसको हमने डीरेगुलाइज कर दिया था। उसकी कीमत अब जो है जब वो चाहते हैं बढ़ा लेते हैं, जब चाहते हैं कम कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं रही। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलाइज करने की बात अच्छा, शायद अब ये बातें तो आपने बताई हैं, ज़ाहिर है अगर हम इन फहरिस्त में जाएं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त होगी और हमारे प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो अब अहदाफ पूरे नहीं किए जाते तो क्या ये भी कोई तरीका है कि उनकी टाइमलाइन बढ़ा दी जाए या फिर टैक्स के मजीद टैक्स लगाएं, यही तरीका है? उसके लिए वही है एक बात कि हुकूमत एक तो IMF को एप्लीकेशन दोबारा से दरख्वास्त देती है कि आप ये जो आपने हमें टारगेट्स दिए हैं इनको आप रिव्यू कर लें, इनको कम कर दें। लेकिन और एक हुकूमत के पास तीसरा ऑप्शन जो है वो PSDP में कट लगाना है, जो हमारा तरक्याती बजट हुकूमत ने रखा था उसको कम कर दिया जाए। उसको कम करने के लिए पहले ही 1400 कुछ अरब रुपए का हमारा बजट रखा गया था इस बजट के अंदर, माली साल के अंदर जो जून में पेश हुआ, लेकिन उसमें कट लगाकर इस वक्त तो 700 अरब रुपए रह गया। और वो जो गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी वो भी इसी के इफेक्ट में आ रहा है? जी वो तो एक तयशुदा है IMF के साथ पहले से, वो भी इसी में है IMF के साथ। की डेडलाइन जी फरवरी में 15 फरवरी तक हमने वो करना है। तो वो तरक्याती बजट जो है इस वक्त हम सिर्फ जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए हमारे पास बजट है, नया मंसूबा हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हमने मजीद कट लगाया तो वो मंसूबे भी रुक जाएंगे, और उनकी कीमत अगर हम उसको अगले माली साल में, क्योंकि वो चले जाएंगे, अगर वो स्लो डाउन होते हैं या बिल्कुल रुक जाते हैं तो उनकी कीमत फिर दुगनी हो जाएगी, उनके ऊपर जो लागत है वो लागत उनकी बढ़ जाएगी, और उनके ऊपर जो हमारा बजट है हमें मजीद लगाना पड़ेगा। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये है कि हुकूमत के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। और जैसे आपने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए तभी सूरत हाल से निकला जा सके। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त सूरत हाल है महंगाई की, अगर मजीद टैक्स लगा दिए तो गरीब आवाम जो है वो पिसती चली जाएगी और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक टू शो। अब मुल्की सियासत की बात करें तो मुल्की सियासत अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के इर्द गिर्द घूम रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी किस पे डाल रही है उसके हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत सारी लीडरशिप ये कह रही है कि ये बुशरा बीबी की जिम्मेदारी है, हालांकि बुशरा बीबी के तर्जुमान कुछ और कह रहे हैं। और दूसरी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को जवाज बना के हुकूमत पाकिस्तान ने रास्ते बंद किए थे, उसके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान की सर्जनिश हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने
ये गलत किया है। हमने तो इस वजह से अहकाम दिए थे आपको भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कि जो ताजर बरादरी है उसके कारोबार को नुकसान ना पहुंचे, और उस हवाले से भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो काफ़ी हमें बरम नजर आया। और पीटीआई की जो अंदरूनी सियासत है उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं। और अब इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर एनालिस्ट। वेलकम टू सुबह की सोच। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से पीटीआई का एहतजाज हुआ, रास्ते बंद हुए, मोटरवेज बंद हुई, इंटरनेट बंद हुआ, स्कूल बंद हुए, कंटेनर्स लगाए गए, और कल अब अदालतों में भी ये बात हो रही है अगर एक ने गलत किया तो फिर दूसरे ने भी गलत किया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ इस्लामाबाद का, मेरे ख्याल मैंने तो कभी इस किस्म का देखा ही नहीं था। आपकी पंजाब की जितनी भी मोटरवेज थी, हाईवेज थी, तमाम बंद कर दी गई थी। और ये एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि इसको 3 या 4 दिन तक लोगों का बिल्कुल लाहौर से इस्लामाबाद का बिल्कुल ही राब्ता ख़त्म हो गया था, सड़क से लोग फंस गए थे। और ये इस तरह से जिस तरह से शहर को पैरालाइज किया गया था, उससे एक और चीज़ जाहिर होती थी कि गवर्नमेंट की अपनी वीकनेस भी इसमें शामिल थी, कि वो इस बात को नहीं समझते थे कि जो है ये कि लोगों को इकट्ठा करने से और कोई तरीका रोक सकते हैं। और मेरा ख्याल ये कि ये फिर उसके बाद जो एक पता कर बनाया गया कि हमने रोक दिया था, हमने लोगों को आने नहीं दिया, और या पंजाब से लोग मुतहरिक नहीं हुए, तो वो सारी की सारी अगर उसको देखा जाए तो जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था तो मेरा ख्याल किसी के लिए भी आसान नहीं था। अब यहाँ से अब जो सूरत हाल बन के आई है वो यही है कि इस वक्त सारी चीज़ें अब रिवॉल्व कर रही हैं कि पीटीआई के अंदर क्या हुआ, अब पीटीआई के अंदर किसका कसूर था, ये था। लेकिन एक चीज़ जो उससे पीछे रह गई है वो ये थी कि खुद इस्लामाबाद में उस रात को क्या हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये एक ठीक है, जो अपने पीटीआई की जहाँ तक बात है वो सबको पता है कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस किस्म की नहीं है जो किसी और सियासी पार्टी की होती है। और यहाँ पे जो है वो इख्तलाफात भी नज़र आते हैं हमको, और ये हर किसी तंजीम में इस किस्म की इख्तलाफात का होना होता है जब ख़ास तौर पे एक ऐसे बहरान का शिकार हो। अब मसला ये आता है कि जो असल चीज़ है कि इसमें आप देखें कि सारा वक्त इसी पे सर्फ होता है कि बुशरा बीगी ने क्या कहा, फलाने ने कहा क्या, लेकिन उसके साथ लोग ये सवाल नहीं कर रहे हैं अभी तक कि इस्लामाबाद में उस रात को किस तरह से जो है काबू पाया गया। अब जो है मेरे ख्याल जिस तरह से पाबंदियां लगी हुई थी उसमें लोगों को कहना भी मुश्किल नजर आता था, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल निशाना होता है कि क्या किसी को जलसा जो है इस तरह से आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो एक वायलेंस की तो हुई थी, अब कितने लोग मरे थे कितने लोग नहीं थे ये तो एक इररिलेवेंट सी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे एक हुआ था इस किस्म का जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क के लिए ये सबसे ख़राब बात होती है कि चाहे एक भी बंदा जो है अगर किसी तशद्दुद में मारा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक वो बन के आती है। मेरा ख्याल ये कि अब बहस तो इस बात पे होनी चाहिए कि इन हालात में जो कि एक टेंशन बढ़ रही है हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान, उसको ख़त्म किस तरह से किया जाए। लेकिन नज़र ऐसा आता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी किसी ने भी सबक नहीं सीखा है, और अभी भी उस तरह का एक टेंशन जो है जारी है, और मेरे ख्याल और ख़राब होती जा रही है। लेकिन जाहिद साहब जो आपने पॉइंट रेज किया दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ना गवर्नमेंट और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नज़र आ रही है डायलॉग्स में। एक तरफ से गोलाबारी होती है अल्फाजी, दूसरी तरफ से भी उसी तरह की लफाजी यूज़ हो रही है, और अल्टीमेटली ये फिर जाके 1 महीने या 2 महीने बाद एक धरने की शक्ल इख्तियार कर जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखें, आप किसी भी मुल्क में एक तरीका होता है कि इस किस्म के लोगों की डिसकंटेंट भी होते हैं, लोगों को जो है अपने शिकायतें भी होती हैं, और अपोजिशन भी जो है उसका तो काम यही होता है कि जो है अपने जो हुकूमत की नाकामी है उसको जाहिर करे। तो यहाँ पे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए नज़र आती है कि जब आप जमहूरी अमल को रोक दें और उसको जो है लोगों को इजाज़त ना दें तो फिर उसका नतीजा जो है एक वायलेंस पे निकलता है। और यही हम आज सूरत हाल देख रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं पहले भी मिसाल मौजूद है इस्लामाबाद में, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए थे अपोजिशन के मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन इस किस्म का जो हालात थे वो हमें कभी नज़र नहीं आए, चाहे वो लॉकडाउन के हवाले से हो या जो है वो एक लिहाज से कितने लोग जो है उसमें अपनी जान खो बैठे। वो तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मेरे ख्याल उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती है। तो बजाय इसके कि हम लफाजी करें, हम एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाएं, मेरे ख्याल इस हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये हालात पैदा क्यों होते हैं।
जब आप ये जो है ये जो इस किस्म के कदर लगाते हैं तो आपको एहसास नहीं होता है कि जब अगर आपकी हुकूमत तो रहती है, फिर दूसरी हुकूमत आती है, फिर अगर यही साइकिल चलता रहता है तो फिर एक सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो जमहूरी अमल को होता है। मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। जाहिद साहब, दोनों अब द सिचुएशन इस मसला ये है कि अगर हम सारी सिचुएशन को देखें तो एक तरफ हमारी जो सियासत है, अगर हम बिल्कुल उसको देखें तो एक सख्ती की तरफ जा रही है, पोजीशन सख्त हो रही हैं, बयानात सख्त आ रहे हैं। कल मरीम नवाज साहिबा ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि जो मुखालिफ है मतलब उसको ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने बातें की है। गवर्नमेंट भी काफ़ी सख्त है, अपोजिशन भी काफ़ी सख्त है, बयानात सख्ती की तरफ जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब इसका कोई सोल्यूशन है, क्योंकि अब बातें ये भी हो रही हैं कि एक दफ़ा फिर से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाएगा। देखिए, यही बात आती है जब आप इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे एहतियात मोहतात रहना पड़ता है हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत का काम जो होता है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखे और एक जमहूरी अमल को आगे बढ़ाए। तो ये बात आती, ठीक है, अपोजिशन की तरफ से भी बात आती है, वो भी सख्ती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है हुकूमत की आती है। अभी आपने मरियम नवाज की जो है तकरीर की बात की, मैंने भी सुनी थी और इसमें बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मुखालिफ जमात को खत्म करने की बातें नहीं होती थी, अब तो डायरेक्टली ये कहा जाता है कि मुखालिफ को जो है ये किसी भी प्यार मोहब्बत के मुस्तहिक हैं ही नहीं, इनको खत्म किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अब ये भी आ रही है कि गवर्नर रूल नाफिज किया जाएगा, ये भी आती है कि उसको पीटीआई को बैन किया जाएगा। इस किस्म के बयानात दे के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बजोर ताकत जो है हर चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उसका नतीजा हम देख चुके हैं कि अगर आप ताकत आजमाते हैं तो उसके नतीजा जो है वो आज जो सूरत हाल हमें नजर आती है कि पाकिस्तान में जो बहरान है, सियासी बहरान, और वो शदीद हो गया है। तो मसला ये आता है कि हर जगह ये एक चीज़ बात आती है कि अगर हालात ऐसे ख़राब हो रहे होते हैं तो हुकूमत को तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। हुकूमत की कोशिश ये होती है कि किसी तरह इस मसले का हल बातचीत के ज़रिए किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत हर रोज़ जो है और ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती जा रही है। देखिए, बुनियादी तौर पे हम उन चीज़ों को देखें जो कि आज एक टेंशन का सोर्स बना हुआ है, और वो सबको पता है कि जो है जब तक उस चीज़ को ख़त्म एड्रेस नहीं करेंगे, आप चाहे कितनी भी और कोशिश कर लें, लोग जो है फिर यहाँ पे एक सियासी जो स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ सकता है। असल चीज़ ये आती है कि जब आप इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को ही उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन हो, उसके साथ साथ जो है आपने इस तक का बात नहीं आती कि रिजर्व सीट्स का मसला अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। फिर उसके बाद ये आती है कि जब देखें सियासी कैदियों की बात आती है। अब ये सही बात है कि कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जरा कानून के रास्ते को जिस तरह से रोका जाता है तो उसको भी तो आप जरा देखें कि एक तरफ एक हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल देती है, दूसरे केसेस बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जाहिर साहब, अगर पाबंदी की बात करें, आपने बहुत सारे अदवार देखे, यू आर वेरी सीनियर एनालिस्ट, क्या हम ये समझ सकते हैं, जिस तरह हमें खबरें मिलती हैं कि एमक्यू मॉडल के तहत जिस तरह अल्ताफ हुसैन को अलग कर दिया गया था, इसी तरह से खान साहब को अलग कर दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेयारो मददगार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया ग्रुप बनाया जाएगा, तो वो मसले का हल है या फिर इससे मसला और खराब होगा? फिर मसला ये है कि ये पहले भी हमने हर दफ़ा सुनते रहे हैं कि माइनस नवाज शरीफ, माइनस बेनज़ीर भुट्टो, माइनस अल्ताफ हुसैन। देखें, ये तरीका होता नहीं है। आप आर्टिफिशियली किसी की लीडरशिप का या किसी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मसला ये आता है कि आपने क्या पहले कामयाब हुए, कभी नहीं कामयाब हुए। और सबसे बड़ा जो मुझे वो होती है इस बात पे कि परेशानी कि ये तमाम सियासी पार्टियां इस दौर से गुजरी हैं, लेकिन आज फिर वही काम कर रही हैं जो कि माजी में उनके साथ हुआ था। सही। जाहिद साहब, ये बताएं कि अब आप पीटीआई की लीडरशिप के रोल को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी इख्तलाफात हैं। एक रहनुमा आता है, उसका बयान कुछ और दूसरे का बयान कुछ, और जब कल इमरान खान से मुलाकात की अलीमा खान ने, तो वो ऐसे बयानात सामने लेकर आई जो कि बाकी लीडरशिप के पास नहीं थे। वो बयान उन्होंने नहीं बताए पब्लिकली। देखिए, एक बात सही है कि पीटीआई जो है उस तरह से तंजीमी तौर पे मुस्तहकम नहीं है। पीटीआई जो है वो इमरान खान का नाम है, लेकिन इससे भी कोई आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है। अब ये कि ठीक है, ये सारी चीज़ें एक पार्टी के अंदर नुकसानदा हो सकती हैं, और अगर इंतशार फैलता है तो उसका नतीजा जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ भी जाती है बात।
तो ये हुकूमत इस बात पे जो तालियां बजा रही है कि चले इनके दरमियान ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इख्तिलाफ आ रहे हैं, मरियम भी सॉरी बुशरा बीबी ने ये बयान दे दिया, उनकी बहन ने ये बयान दे दिया। देखिए ये चीजें जो है आपकी सियासत के जो असल मसाइल है उससे जो है नजरें फेरती हैं, उससे जो है तवज्जो हटाती हैं, तो उससे कोई हुकूमत का फायदा नहीं होता है। आपने ठीक है साबित कर दिया है कि चलिए बहुत बहुत है कि इसमें इख्तिलाफात बढ़ गए, लेकिन उसका नतीजा आप जानते हैं कि जब एक लीडरलेस हो जाती है तंजीम, तो फिर लोग जो वर्कर्स हैं वो फिर एक इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं, और वही सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है। जब हम देखते हैं कि आज पीटीआई की जो सूरत हाल है वो आपको यही नजर आती है, अगर रडरलेस है, लीडरलेस नजर आती है, तो उसका नतीजा हुकूमत के लिए बहुत अच्छा भी नहीं होगा। अगर हुकूमत ये समझती है पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं है, कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। और ये पहली दफा नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए कि ये पहले नहीं हुआ था कि जब पीपल्स पार्टी बेनजीर के जमाने में जो है कितने लोगों को तोड़ दिया गया था और हटा दिया गया था, क्या उससे पार्टी खत्म हो गई थी? दुरुस्त। या जो है नवाज शरीफ साहब के जमाने में जो है वो उनको जब हटा दिया गया था, कहा गया था माइनस नवाज शरीफ अब चलेगी, क्या हुआ? 2 साल बाद फिर वो वापस आ गए। मसला ये आता है कि पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म की चीज़ों को, वही मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये तमाम सियासी पार्टियां, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पीपल्स पार्टी हो, सबके साथ ये हो चुका है माजी में। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जाहिद साहब, एक और मुद्दे पे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अब जो फेडरेशन है उसको नुकसान पहुँच रहा है क्योंकि वफाक में पश्तून बरादरी को तंग किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया, लेकिन हाउ अनफॉर्चुनेट दिस इज़ कि इस तरह की अगर बातें हो रही हैं तो देखिए इसकी वजह साफ नजर आती है। उसकी वजह मैं भी हुकूमत को इल्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, यह बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये इसके नतायज जो हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तरह हुकूमत की तरफ देख लें कि हम पंजाब पे हमला नहीं करने देंगे। क्या मतलब है पंजाब पे हमला नहीं करने देंगे? क्या जब सिंध से जो लॉन्ग मार्च करते हुए पीपल्स पार्टी आती थी, या जो है PMLN ने यहाँ पे जलसे किए थे, तो क्या वो हमला कर रहे थे? या PMLN जब खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करती थी, एहतजाज करती थी इसके खिलाफ, PTI गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या वो रेड कर रही होती थी? और देखें पाकिस्तान अगर एक है तो फिर ये किस तरह से कहा जाता है कि जो है पंजाब पे हमला नहीं करने देंगे? क्या मतलब है ये? असल बात ये आती है कि पंजाब पे नहीं, अगर KP से लोग आ रहे हैं और आपने पंजाब से तो यहाँ पे तमाम शरकात तो रोक दी थी। सबसे बड़ा असर जो पड़ा है इन तमाम चीज़ों का, जो 24 नवंबर में, वो तो पंजाब पे पड़ा था। पंजाब को आपने बंद कर दिया था। तो क्या आपने जो है वो खुद एक ऐसी सूरत हाल पैदा की, और अब आप कहते हैं कि जो है एक सूबा दूसरे उस पर हमला कर रहे हैं, तो ये खुद आपने इस किस्म की फिजा पैदा की है। और ये जो है कि हम अटक से इस पार नहीं आने देंगे। क्या मतलब था उसका? क्या मतलब ये है कि अटक से पार मतलब जो लोग उस तरफ रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो ये अच्छा, दूसरी बात ये सही है कि जो है ये मैंने भी सुना है, मैंने देखा है कि आपने जब पुलिस को आप एक बिल्कुल फ्री हैंड दे देते हैं, तो हम देखा हमने कि किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल होता है। आपने एक दफ़ा जो है अफगानियों को जब यहाँ निकालने की बात हुई थी, तो उस वक्त ये था कि पुलिस वाले जो है पकड़ के ले जाते थे, पैसे देके छोड़ देते थे। अब मेरा ख्याल ये है कि उनको अब ये शायद लगा है कि जितने भी यहाँ पे पश्तून नजर आते हैं, उनको लगता है ये कि वो जो है मुजाहिरीन के साथ आए थे, या उनको इस तरह से जियो फेंसिंग के जरिए लोगों को पकड़ा जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये हुकूमत खुद करती है, तो हुकूमत एक ऐसे हालात पैदा कर रही है जिसका असर पाकिस्तान की वहदानियत, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। आप सियासत को अगर सूबों में तकसीम करेंगे, तो उसके बाद ये आप सिर्फ क्या मतलब ये था, PTI पंजाब में उतनी ही मकबूल है जितनी KP में। अब उसको आप सिर्फ जाहिर कर रहे हैं कि वो KP की पार्टी है, तो ये है आप वक्ती तौर पे नजरें तो हटा सकते हैं असल मसाइल की तरफ से, लेकिन इसके जो नतायज निकलेंगे वो इतने खतरनाक होंगे कि आपसे संभल नहीं सकते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा इस हुकूमत का होगा। सही नताइज आपको सख्त दिखाई दे रहे हैं। चूंकि हमारे पास जाहिद साहब वक्त कम है, बहुत से सवालात थे जो आपसे पूछने थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस आपको फिर लेंगे और इस मुतालिक बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है, चूंकि वो गहरा तजुर्बा रखते हैं और काफ़ी अरसे से चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नुकसानात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को नहीं, आवाम तो वैसे ही सफ़र कर रही है, हुकूमत के भी इसके नताइज भुगतना होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ है। विल बी राइट बैक सून।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट सेगमेंट है हसनैन का भी और हम सब का भी, क्योंकि कौमी टीम के जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है, जहां बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की वनडे और T20 में वापसी हुई है। ताहम फ़खर जमान को एक बार फिर नज़रअंदाज किया गया है और कई दीगर खिलाड़ियों की शमूलियत और ड्रॉप किए जाने पर भी सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत की रिवायती हटधर्मी बरकरार है और आईसीसी की मजीद मीटिंग्स भी मुतवक्के हैं। सुफियान मुकीम की शानदार कारकर्दगी भी तवज्जो का मरकज़ है इस वक्त, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 में 5 विकेटें लेकर पाकिस्तान को सीरीज जितवाई हैं। तो ये तमाम तर इशूज़ हैं, मसाइल हैं जिस पर हम बात करने लगे। बिल्कुल, इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट शोएब जट साहब। जट साहब, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बात कर रहा हूँ मैं दौराए साउथ अफ्रीका की, जहाँ पे टीम अनाउंस हो गई। एक तरफ बाबर आजम हैं जो कि 18 टेस्ट मैचेस में फेल हो चुके, 18 इनिंग्स में, बैग पार्डन, वो फिर भी टेस्ट मैच में शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के हक में ट्वीट करने वाला फ़खर जमान अभी भी पीसीबी के अताब का शिकार है। ये क्या हो रहा है पीसीबी में? पीसीबी में ऐसा ही है, जो आवाज उठाता है उसी की का सर जो है वो हमेशा के लिए झुका दिया जाता है। आप उसामा मीर नहीं भूले होंगे, जब चेयरमैन ने पिंडी में जो है वो T20 के दौरान एक धुआंधार तकरीर की थी तमाम क्रिकेटर्स को और उनको कहा था जिसके साथ ज्यादती हो मुझे बताना। उसामा मीर ने परफॉर्म किया और उस पर उन्होंने जब आवाज उठाई, चेयरमैन से राब्ता करके वहाब रियाज की शिकायत लगाई, तो उसके बाद उसामा मीर के साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। और ये फ़खर जमान ने भी ऐसा ही किया कि जब उन्होंने एक आवाज उठाई, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो आवाज थी वो शायद इतनी राइट नहीं था उनका आवाज जो उन्होंने उठाई थी, बट फिर भी हर खिलाड़ी को अपने उसका इजहार करने का हक होना चाहिए और उन्होंने ये इजहार किया। वो अब तक उनको महंगा पड़ रहा है। एक तरफ पीसीबी की प्रेस रिलीज हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि फ़खर जमान की फॉर्म नहीं है जिस वजह से उन्हें टीम में नहीं लिया जा रहा। तो मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे ये अफलातून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि 18 इनिंग्स में एक भी 50 ना करने वाले बाबर आजम फिर कैसे पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड पे वारिद हैं? 13 इनिंग्स में एक 50 और एक 100 करने वाले अब्दुल्ला शफीक जो है वो मुसलसल फेल रह रहे हैं, उनको फिर पाकिस्तान टीम पे क्यों मुसल्लत कर रखा है? इस तरह के और भी कई खिलाड़ी हैं जिनकी टीम में इंडक्शन पर सवालात हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बाबर आजम पर है कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट में जगह नहीं बनती, लेकिन आप उनको मुसलसल लेके जा रहे हैं। और दूसरी तरफ फ़खर जमान जिन्होंने इसी जनूबी अफ्रीका में अगर याद हो तो 190 की भी बारी ली हुई है, 200 की भी मेरे ख्याल से 200 के करीब गए हुए हैं और उसके वनडे में, और उसके बावजूद उनको ना लेके जाना ये साफ बताता है कि मसला फॉर्म का नहीं है, मसला जो है उनकी जुबान बंद करने का। सही। अच्छा शोएब, अब बाबर के हवाले से बात कर ली। जब बाबर को शामिल किया जा सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी पॉसिबल है। साजिद खान और शाहीन शाह अफरीदी के ड्रॉप के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, साजिद खान का मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जब होम सीरीज पाकिस्तान ने जीती तो उसका मैन ऑफ द सीरीज था। 19 विकेटें लेने वाले साजिद खान जो है वो इस सीरीज के हीरो थे और वो एक है ना कि जिसने सबक याद किया उसे ही छुट्टी ना मिली, लेकिन यहाँ तो सबक याद करने वाले को उन्होंने टीम से ही छुट्टी करा दी, साजिद खान। और फिर अभी जो डोमेस्टिक इवेंट जारी है उसमें भी बतौर स्पिनर वो टॉप विकेट टेकर है। कहीं समझ नहीं आता कि उनको कैसे, आपने नोमान अली को लेकर गए हैं, दूसरा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर टीम में नहीं है। अगर उन मैचेस में नोमान अली नहीं चले तो अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या है? आपके पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप यहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ पे तमाम पाकिस्तान की टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पसंद नापसंद पे सिलेक्ट की गई है। अगर आप साजिद खान को परफॉर्म करने पे बाहर करते हैं और बाबर आजम को परफॉर्म ना करने पे टीम में मुसलसल रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ मैरिट का कत्ल कर रहे हैं। और मैरिट के कातिल जो है अगर ये सोचते हैं कि इससे कामयाबी मिलेगी, मेरी भी दुआ है बतौर पाकिस्तानी के वो कामयाबी मिले, लेकिन जब इंसाफ नहीं होता तो फिर फतवात आपके गले नहीं लगती। अच्छा शोएब साहब, अगर बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की तो हम काफ़ी अरसे से 2 साल से तो ये रोना रो रहे थे कि शादाब खान इज़ नॉट गुड इनफ स्पिनर के जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। फाइनली हमें फैसल अकरम की सूरत में एक अच्छा स्पिनर मिला। फिर सुफियान मुकीम की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने जिम्बाब्वे में और ऑस्ट्रेलिया दोनों में परफॉर्म किया। सो मसला पसंद नापसंद का है। जब हम पसंद से बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये पसंद नापसंद कुछ प्लेयर्स के लिए अभी भी है। ये कब खत्म होगी? कम से कम हम पाकिस्तान का कब सोचेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है या जो भी वहां का माइंडसेट है वो आप भी मेरी तरह जानते हैं, बहुत सारे लोग इससे नाबल्द हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वहां पे जिसका जितना बड़ा डंडा होता है, जिसकी जितनी बड़ी पर्ची होती है, उसकी जगह उतनी ही लॉन्ग लास्टिक होती है। जब तक शादाब खान की पर्ची चलती रही तब तक शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के भी जो है वो टीम के ऊपर वारिद रहे, और अब उनकी जगह
जब स्पिनर्स को मौका दिया, यंगस्टर्स को मौका दिया, तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। इसी तरीके से आप देखें कि बाबर आजम को जब बाहर करके कामरान गुलाम को इन किया गया था, तो कामरान गुलाम ने 34 रन बना दिए थे। उसके बाद भी वो जब वक्तन फवक्तन रन बना रहे हैं। तो जब आप किसी खिलाड़ी को इंडक्ट करते हैं यंग गन को, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस देना होता है। अब आप ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज हुई है, यहाँ पे जब सीनियर्स नहीं थे, तो आप देखें कि इन यंगस्टर ने जब अपना खेल खेला तो इन्होंने करके दिखाया। जब इसी टीम के साथ सीनियर थे तो आप वनडे भी उनसे हार गए थे, लेकिन T20 में कोई सीनियर नहीं था, तो उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान टीम जो है वो अलग कलर में नजर आई। वो पाकिस्तान टीम जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग स्लॉट में 6 ओवरों में कभी 35-40 से आगे नहीं बढ़ती थी, वो 5.5 ओवर में 61 रन बना दिया, विदाउट लॉस बना दिया। इसका मतलब है कि इनमें पोटेंशियल है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोबारा अपने सीनियर्स के उसमें चले जाते हैं, हॉल में चले जाते हैं, उनकी कमान में चले जाते हैं, फिर इनकी परफॉर्मेंसेस को क्या हो जाता है, आप साइम अयूब की परफॉर्मेंसेस देख लें। सही। अच्छा शोएब, फिर बात तो वही है कि जब तक फेवरेटिज्म रहेगी तो मामलात खराब होते रहेंगे। आप थोड़ा सा टच कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को भी। कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी का? क्योंकि डिले पे डिले ही होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गजल, प्रॉब्लम ये है कि ये किसी तौर पे भी समझने को तैयार नहीं है कि ये कितनी बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। इस टाइम सुल्तान राही की तरह बड़के मारने का टाइम नहीं है, इस टाइम क्रिकेट को बचाने का वक्त है। इंडिया तो वो बतौर एनिमी आपको ट्रीट करता है, और कोई भी दुश्मन जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दुश्मन का भला हो। वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान ये इस इवेंट को इस हद तक ले जाए कि इवेंट ना हो। अब उनके ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बहुत सारी इस तरह की खबरें जो है वो अभी सरगोशियों की सूरत में आ रही हैं सामने, कि वो चाहते हैं कि अब इवेंट जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाए। इवेंट पोस्टपोन्ड हो जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का है, इवेंट पूरा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का है। जब आपने हाइब्रिड मॉडल पे पहले इनिशियली अपने आप को सरेंडर किया हुआ था, जब आपने सर झुका दिया हुआ था, तो अब आप इतना ना करें कि ये क्रिकेट तो यहाँ से जाएगी, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान कर जाएगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होनी है जो इन्होंने तय किया हुआ है। अब उस पे ये जितनी जिद करेंगे, लेकिन शोएब इसमें ये भी तो ऐसा भी तो हो सकता है, जिस तरह से पहले अटल थे चेयरमैन पीसीबी अपने फैसलों के ऊपर के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं जाना, फिर उसके बाद जब हमने देखा कि एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ उनके ऊपर कि अब ये अपने फैसले से हट रहे हैं, तो ये वजह भी आपको नजर आती है कि शायद इस वजह से अब थोड़े से वो फिर सख्त हमें नजर आ रहे हैं कि नहीं होगी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ये हाइब्रिड मॉडल से नहीं पीछे भाग रहे, हाइब्रिड मॉडल पे ये तैयार हैं, किसी एक दिन भी हाइब्रिड मॉडल से नहीं भागे। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया के अपने चंद हवारियों के जरिए, चंद अपने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इन्होंने ये मंजन जरूर बेचा, कौम को ये मंजन दिया गया कि जी हमने ये स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड ले लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया। प्रॉब्लम ये है कि इनकी इकोनॉमी ही, पाकिस्तान क्रिकेट की इकोनॉमी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे खड़ी है, और वो आईसीसी की आंखों में आके नहीं डाल सकते। देखें, आप 1 दिसंबर से पहले जो बात कर रहे थे वो आईसीसी दूसरी थी, 1 दिसंबर के बाद वहां पे जय शाह रूल कर रहे हैं, अब जय शाह प्रेसिडेंट है। अब जब आप बात करने जाएंगे तो आपको ये ज़हन में रखना होगा कि ये वो जय शाह हैं जिन्होंने एशिया कप के आपकी मेजबानी आपको नहीं करने दी, आपकी शर्ट पे पाकिस्तान नहीं लिखने दिया, तो अब वो कैसे आपकी बात मान लेंगे। बात सिर्फ और सिर्फ ये अटकी हुई है कि फाइनल क्या पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा। अगर इंडिया फाइनल में चले जाता है तो वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। बात सिर्फ यहाँ पे अटकी हुई है, बाकी हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले दिन से तैयार है, अभी भी तैयार है। अच्छा शोएब साहब, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से मूव ही करवा ली जाए। उसकी रीजन ये है कि कजाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, मुकर्रर वक्त के अंदर वो तैयार नहीं होगा। नेशनल स्टेडियम कराची, कल मेरी बात हुई बदियुज़्ज़मान साहब से, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत स्लो काम चल रहा है। रावलपिंडी में हमारे सामने अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो आपके ग्राउंड्स भी नहीं रेडी, तो ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी मुंतकिल हो सकती है पाकिस्तान से। हसनैन देखें, ये एक स्पेस सेविंग का रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है। जब इस तरह की कोई सूरत पैदा होगी तो फिर आप स्टेडियम्स पे डालेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये बात हो जाती है, जैसे मुझे अभी इसके इम्कान ज्यादा नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि स्टेडियम्स की तकमील मुकम्मल ना होने की वजह से इवेंट जो है वो किसी और मुल्क ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें इंडिया बहुत जोर लगा रहा है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इंडिया चाहेगा कि इवेंट उनके यहाँ हो जाए। बहरहाल, अगर ये इवेंट पाकिस्तान से चले जाता है तो फिर नाअहली किसकी है? ये स्टेडियम किसने जो है वो तामीर करवाना शुरू करवाए थे? दोबारा इनकी अपग्रेडेशन जो है वो नकवी नहीं की थी, उन्हीं नकवी ने, जिनकी वजह से ये सारा इस टाइम मैस क्रिएट हुआ है। तो अगर स्टेडियम्स के नाम पे ये इवेंट मुंतकिल होगा तो इसको फेस सेविंग नहीं समझना चाहिए। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का ये काम बनता है कि वो बतौर पैटर्न चीफ फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को इस सीट से बरतरफ कर दें। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अगर लेट सपोज मान लीजिए बात मोहसिन नकवी साहब की भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त बीसीसीआई सिर्फ एक ही बात करने के लिए तैयार है। वो ये करने के लिए तैयार है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें, 26 आएगा तो देखा जाएगा, और 26 में आप मुंह उठा के इंडिया चले जाएंगे। देखिए, आप हर सूरत में जाएंगे, ये कुछ भी कर ले। आपको याद होगा कि नजम सेठी इंडिया गए थे,
अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां पे 6 साल का कोई एमओयू साइन करके आए थे। बकायदा रिटर्न तौर पे वो सारी जो है उसकी क्लॉज पे सिग्नेचर्स हुए थे, सब हुए थे कि अब बायलैटरल सीरीज होंगी, दोनों ममालिक आपस में खेलेंगे। फिर पाकिस्तान गया लेकिन इंडिया नहीं आया। जब इंडिया नहीं आया तो फिर वो आपके सामने है कि क्या हुआ, आपने उस पर केस किया और वो केस के पैसे भी जहां तक मेरी इत्तलात है वो आपको देने पड़ गए, आपको उसमें भी भारी नुकसान हुआ। किसी तौर पे भी इंडिया जो इस टाइम क्रिकेट में माइटी बना हुआ है, वो किसी तौर पे भी आपकी शरायत पे नहीं आएगा, वो हर काम अपनी शरायत पे मानेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की इकोनॉमी खड़ी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे है, आईसीसी के इवेंट्स के रेवेन्यू पे है, तो वो कभी भी ये मुतामिल ही नहीं हो सकते कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप देखें, ये जो आपके स्टेडियम अपग्रेड हुए हैं, इन पे तकरीबन 14 अरब रुपए जो इतलात हैं कि लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग की इनको जो है 74 पॉइंट समथिंग मिलियन दिए गए, जो कोई 22-23 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान इनके किसी इवेंट में शिरकत करता है तो इनको पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के इवेंट में शिरकत करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान को सालाना जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 मिलियन की दो जो है वो किस्तें मिलती हैं, 13 मिलियन डॉलर्स की आईसीसी की जानिब से। सही है ना? तो ये एक इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके बाद आप जाके देखेंगे तो पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर के लाले पड़े होते हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट हो रहे होते हैं, उनमें उनके पास स्पॉन्सर नहीं मिल रहा होता। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इतना हम उसको हाइप देते हैं, लेकिन उनकी फ्रेंचाइजी से जाके पूछे, वो कहते हैं कि हम डेफिसिट पे खड़े हैं,